नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आज हम लगातार के न्यूज आपको कवरेज दिखा रहा है 4 प्रदेश और किसे चौरादेश। आपको बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश में जो है वो कहीं ना कहीं जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ नजर आ रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है। कहीं ना कहीं बधाइयां देना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही है। रुझान लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एमपी की बात करें तो बीजेपी आगे छोड़ रही है 160 सीटों के साथ बीजेपी आगे। तेलंगाना में 65 कांग्रेस की है, 46-42। हालांकि अगर हम तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस वहां पर आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि 144 सीटों पर बीजेपी है, कांग्रेस 87 सीटों पर है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी 40 सीटों पर है तो वहीं कांग्रेस 50। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही है। अगर हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही थी कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। इस तरीके की बयानबाजियां हमने बहुत देखी मध्य प्रदेश में जब चुनावी रैलियां चल रही थी उस दौरान। लेकिन एमपी में कहीं ना कहीं बीजेपी ने उन सभी जो बातें कही जा रही थी या जिस तरीके से कई सारी चीजें हमने देखी, सियासी घमासान जो मचा हुआ था मध्य प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं समीकरण अलग नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का जो जादू है वो साफ तौर पर मध्य प्रदेश में देखा जा सकता है। मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में 160 सीटों पर बीजेपी। और अभी फिलहाल ये रुझान नतीजों में बदलते हैं या नहीं ये तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी मध्य प्रदेश में आगे है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे चल रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 102 सीटों से बढ़त बनाती हुई आगे नजर आ रही है। क्या कुछ ये समीकरण है, चुनावी समीकरण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। राघवेंद्र सिंह राजू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद विकास पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार एमपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी यादव जी चुनाव विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं राघवेंद्र जी आपका रुख करना चाहूंगी। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में साफ तौर पर नजर आ रही है। एमपी से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को लेकर अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस बड़ी आश्वस्त थी कि हम सरकार इस बार बना रहे हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा कहते हैं जो पासा है वो पलट गया है और बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं। ये निश्चित तौर पर है कि मध्य प्रदेश में जो स्थितियां देख रही हैं इसमें बहुत सारे केंद्रीय मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, और कई सांसदों को भी चुनाव लाया गया। हाँ, आपने देखा होगा कांग्रेस में जो स्थितियां बनी, प्रारंभिक तौर पर ही समाजवादी पार्टी और कमलनाथ के बीच में तो आपस में तीखी बहस हुई और उसके बाद दिग्विजय सिंह जी के भी जो तरह तरह के बयान आते हैं, यह बात निश्चित तौर पर है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर अपना जो है अभियान चला रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के अंतिम समय में जब शिवराज सिंह जी को उनको पोस्टर में लाया गया और जो 18 साल से सियासत पर काबिज है
निश्चित तौर पर जनता ने अगर जो जनादेश और रुझान दिख रहा है, शिवराज सिंह चौहान की अपनी एक बात है और वो आसक्त भी थे। और हम लगातार जो दावे कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, एग्जैक्ट पोल कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि सही साबित हो रहे हैं एग्जैक्ट पोल। और जो त्रिशंकु विधानसभा की बात मध्य प्रदेश में निकल करके आ रही थी, तो मैं समझता हूँ कि महिलाओं का लाडली योजना वहां पर बहुत कारगर साबित हुई है। इसके अलावा भी जो शक्ति गैस देने की बात की, तमाम योजनाएं जो भाजपा ने भी लागू कर दी, तो मैं समझता हूँ इन तमाम चीजों को लेकर के ये जो योजना भाजपा ने बनाई उसका असर आज दिखने को मिल रहा है। और अभी जो प्रारंभिक रुझान है उनमें आप देखते जाइएगा कि भाई चंबल सम्मान का क्या रहता है। और अभी ये भी तय नहीं है कि आखिर पर शिवराज सिंह चौहान ही आगे सत्ता की कमान संभालेंगे या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मिले पहुंचे हैं। तो क्या कुछ होता है ये सब आगे आने वाले समय में घटनाक्रम तमाम देखेंगे। राघवेंद्र जी, मल्लिकार्जुन खड़गे पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, 5 प्रदेश में चुनाव जिसमें से 4 के नतीजे आ जा रहे हैं और अब खड़गे ने 6 दिसंबर को बैठक भी बुला ली है नतीजे और रुझान देखने के बाद। लेकिन ये सही है, तेलंगाना में जिस तरीके जो आपने दिखाया अभी, वहां पर अगर साउथ में कांग्रेस जीतती है तो साउथ से बहुत बड़े शब्दों में आप देखेंगे कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां बहुत प्रतिकूल नहीं है। आज जो स्थितियां बनी है राजस्थान में, तो हमेशा एक बार गौरव जी रहते हैं और दोबारा वसुंधरा जी आ जाती है। वसुंधरा जी को जिस समय अंतिम समय में 7 दिन पहले लाया गया, तो जो समीकरण बने हैं समीक्षाएं सबको करनी चाहिए। और समीक्षा के साथ जो इंडिया गठबंधन बना था, ये प्रारंभिक रुझान से लग रहा है इंडिया गठबंधन आपस में, आप देख रहे हो बीएसपी या सपा का अभी तक कोई रुझान नहीं, एक भी सीट उनको मिल नहीं रही है। लेकिन ये निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए वोट कटवा साबित हो सकते हैं। और अगर ये वोट कटवा साबित हुए तो आगे आने वाले समय में जो रुझान दिख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बन जाती, ऐसा दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ में भी मुकाबला बड़ा जबरदस्त है, लेकिन बावजूद वहां पर रमन सिंह जी को जितना मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट में लाया उनको, लेकिन रमन सिंह जी ने जिस तरीके से वहां काम किया है, उनके बाद भाजपा के बाद कोई बड़ा चेहरा वहां था नहीं। सबसे बड़ी ये थी सारे राज्यों में जो चुनाव लड़े गए वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे लड़ेंगे। तो ये ठीक है। नहीं, चेहरों को लेकर तो लगातार टारगेटिंग भी हुई। अगर हम बात करें चुनावी रैलियों में तो चेहरों को लेकर लगातार टारगेट भी किया गया कि राजस्थान का चेहरा बीजेपी बताए, छत्तीसगढ़ में चेहरा बीजेपी बताए। लेकिन मुझे लगता है ये समय की नजाकत थी कि ऐन मौके पर वसुंधरा राजे हो या रमन सिंह को फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा किया गया। और शायद यही वजह है कि ये जो आज रुझान है ये उनकी तरफ नजर आ रहे हैं। नहीं, बात आप भी एकदम सही है। जैसा कि मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है, कई संभाग में आप देखिए केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तमाम जो बेदर्जी जी को चुनाव लड़ाया गया, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को चुनाव लड़ाया गया, राकेश सिंह जी को लगातार सांसद थे जबलपुर से, उनको चुनाव लड़ाया गया। तो जब बीजेपी ने नया जो समीकरण बना करके एक नया उन्होंने तरीका अपनाया है, ये भी आम जनमानस में ये लगा कि भाई कैडर के कार्यकर्ता लोगों के बीच में गए, तो नाराजगी थी कहीं केंद्रीय नेताओं को लड़ाने के बाद बीजेपी ने ये समझ लिया कि आखिरी समय में जो 18 साल से मध्य प्रदेश की सियासत में शिवराज सिंह युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं बीजेपी में, इतने मुखर थे, वो आज भी इतनी जनता जनमानस के बीच अगर अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब है और जनता के बीच में सत्य जनादेश ला रहे हैं, तो ये नकारा नहीं जा सकता। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। प्रदीप आजाद जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजस्थान से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। और मैं आपसे जानना चाहूंगी राजस्थान का अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत जी जिन्हें जादूगर माना जाता था और कहा जा रहा था कि चुनाव में उनकी एक बहुत मजबूत पकड़ है, लेकिन ये दावे कहीं ना कहीं आज धरातल पर सच साबित होते हुए नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले मैं ड्रॉबैक की बात करूंगी। ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो घमासान रहा और इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी की और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने तो की ही थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने पर्सनल लेवल पर जाकर इन लोगों को समझाने की कोशिश की। तो क्या ये एक बड़ा ड्रॉबैक हम मानकर चले? देखिए, ये
जो आपने कहा कि सियासी जादूगर, वाकई अशोक गहलोत राजस्थान के सियासी जादूगर हैं। लेकिन लगता है इस बार जो उनके पिटारे से जो सियासी जो छड़ी काम करनी चाहिए थी, वो इस बार कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही। रही बात अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो भी खेल चला, हाँ। जो भी सियासी खेल चला, जाहिर सी बात है, देखिए कहीं ना कहीं पहले कई बार केसी वेणुगोपाल हो, कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता हो, दिल्ली और राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के हाथों को उठाकर तस्वीरें कई बार खिंचवाई गई, वायरल की गई कि हम लोग बिल्कुल साथ में हैं। हाँ। इस बार जब इलेक्शन का माहौल आया राजस्थान में, उस समय बार बार सचिन पायलट भी हमेशा आखिर तक यही कहते रहे कि हमें कांग्रेस को जिताना है, हम सब साथ में हैं, जो भी कोई बातें हैं वो सब अलग बातें हैं, लेकिन हमको कांग्रेस को राजस्थान में रिपीट करना है। और जो राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का जो रिवाज जो चल रहा था, उसे हमें तोड़ना होगा। लेकिन देखिए अंदरूनी तौर पर जब किसी व्यक्ति को उम्मीद होती है कि अगर मेरी वजह से सरकार बनती है, मैं उस चीज को टॉप लेवल तक लेकर आता हूं, जो कुर्सी या जो सम्मान मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, तो दिल के किसी एक कोने में वो टीस जरूर होती है। और राजनीति में जो एक संघर्ष वाली जो पोजीशन जो होती है, वो कुर्सी के लिए भी होती है, अपने अधिकारों के लिए भी होती है। यहां भी कुछ कुछ कहानी ऐसी ही नजर आ रही है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर जो गुर्जर वोट है उनको भी भावनात्मक रूप से कुछ अपने भाषणों के जरिए इस कदर तोड़े कि वो भी बढ़ते से चले गए। सचिन पायलट तो निकल जाएंगे, नो डाउट, वो तो निकल जाएंगे, उन्हें हराना नामुमकिन है, निकल जाएंगे आसानी से। लेकिन इस बार राजस्थान में जो अभी तक के जो रुझान जो नजर आ रहे हैं, वो रुझान काफी हैरान करने वाले हैं। यहां पर देखिए कांग्रेस के जो सीपी जोशी हैं विधानसभा अध्यक्ष, वो भी पीछे हैं। बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौर वो पीछे चल रहे हैं। महंत बालकनाथ जो तिजारा से हैं अलवर से, वो आगे चल रहे हैं। शांति धारीवाल कोटा उत्तर से वो पीछे चल रहे हैं। प्रहलाद गुंजल आगे बढ़त बनाए हुए हैं जी। इधर कोटा उत्तर की बात, दक्षिण की बात की जाए तो वहां पर राखी गौतम कांग्रेस की हैं, वो आगे चल रही हैं। तो ये जो तमाम रुझान है, इधर अगर बात की जाए जयपुर के हवा महल इलाके की, प्रदीप जी माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इसी बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, राजस्थान में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। एमपी में रुझानों में बीजेपी बहुमत की ओर है। छत्तीसगढ़ में भी रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है और तेलंगाना में कांग्रेस को भारी बढ़त, यानी कि 4 राज्यों की अगर हम बात करें तो 3 राज्यों में बीजेपी आगे जाती हुई नजर आ रही है। रुझान नतीजों में कब बदलेंगे ये देखना होगा, लेकिन उससे पहले जो रुझान बता रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बड़ी खुशखबरी है कि 3 राज्यों में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, बहुमत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, तो 4 राज्यों में अगर हम 3 राज्यों की बात करें, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो बीजेपी बढ़त बताती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में लगातार कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है सुनाते हैं। मैं अभिभूत हुआ है, मैं अभिभूत हूं लोरमी की जनता के स्नेह और आशीर्वाद का। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जी जान से मेहनत की है। उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोरमी विधानसभा क्षेत्र में भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाली है। आज मतगणना और सवेरे का जो आप महसूस किए हैं उसे आप बताना चाहेंगे। आज
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है। छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जो 5 साल में कांग्रेस के पार्टी ने प्रदेश की दुर्दशा की है, हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम किया है, आज ऐसी कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता अपने मतदान के माध्यम से करारा जवाब देने वाली है और निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आप प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और लोरमी के प्रत्याशी भी हैं। अपनी जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं और क्या कहना चाहेंगे? 100% आश्वस्त हूँ। लोरमी में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, जो कि लोरमी के प्रत्याशी भी हैं। वो अपनी जीत के साथ में प्रदेश में कमल खिलने का, भाजपा की बड़ी जीत का दावा भी कर रहे हैं। अब तो देखना ये होगा कि मतगणना के जो अंतिम चरण है, जो रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट जो आएगा, वो किस ओर जाता है, कांग्रेस की सरकार या फिर भाजपा की सरकार। ये सत्ता संग्राम का आज निर्णायक दिन। मुंगेली से के न्यूज़ इंडिया के लिए निखिलेश लाल। जी हाँ, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आपने अरुण साहब को यहाँ पर सुना, जो साफ तौर पर खुश नजर आए और उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार पर आने जा रही है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत कम अंतर दिख रहा है। अगर आप टैली हमारी देखेंगे तो 40 पर कांग्रेस है, बीजेपी 48 पर है। तो ये आंकड़ा अभी कुछ समय में आगे क्लियर होगा, लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही। एक कड़ी टक्कर छत्तीसगढ़ में साफ तौर पर देखने को मिली है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जनता बहुत काफी नाराज नजर आई थी नक्सलियों की वजह से। और अगर मैनिफेस्टोज की बात करें तो उसमें लगातार कहा जा रहा था कि नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, तमाम चीजें थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाराजगी साफ तौर पर लोगों में थोड़ी बहुत देखने को मिली है। और यही शायद आंकड़ों में भी आप देख पा रहे हो। और इसी बीच बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है। खड़गे ने विपक्षी नेताओं की बुलाई है बैठक और दिल्ली बीजेपी कार्यालय में जश्न की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय पहुंचेंगे। जीत का जश्न बीजेपी कार्यालय में शुरू हो चुका है। और दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में जश्न की तैयारी। शाम 6 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। तो एक और जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यालय की बात करें तो वहां पर जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय जाएंगे। मध्य प्रदेश में अभी भी आपको बता दें कि बीजेपी बढ़त बनाती हुई 154 सीटों पर यानी कि बहुमत हासिल कर लिया है बीजेपी ने। रुझानों में छत्तीसगढ़ में बीजेपी 45 और कांग्रेस 43, कांटे की टक्कर क्या साफ तौर पर देखी जा रही है। राजस्थान की बात करें तो 104 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई, कांग्रेस 72 सीटों पर। तो वहीं साफ है कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस 70 सीटों पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, जिसमें 156 बीजेपी, कांग्रेस 71। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 सीटों पर बीजेपी 44 और कांग्रेस 44। राजस्थान में 199 सीटों पर बीजेपी 104 सीटों पर है, तो वही कांग्रेस 72 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। रुझानों में फिलहाल तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो एक और जहां पर बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुला ली है। 4 प्रदेश किसे जनादेश, लगातार हम आपको अपडेट यहां पर दे रहे हैं। आपको हम ये बता दें कि 4 राज्यों में आज नतीजे जो हैं वो घोषित होने हैं और लगातार रुझानों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किन किन राज्यों में फिलहाल बीजेपी की सरकार, आपको बता दें कि 3 राज्यों में बनती हुई नजर आ रही है।
और हमारे साथ यहाँ पर शरद विकास पांडे से जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, एमपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद विकास पांडे जी, शिवराज सिंह चौहान जी का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र की योजनाओं को लागू किया है और गरीबों किसानों के लिए काम किया है, जिसका आशीर्वाद जनता ने इस रूप में दिया है कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ऐसा लग नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना पाएगी, लेकिन अगर हम बात करें ये जो लास्ट मूवमेंट पे बीजेपी ने अपने अलग अलग राज्यों में दांव खेले हैं, मुझे लग रहा है ये साफ तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी गरिमा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल आपने सही कहा कि अंतिम समय में ऐसा लग नहीं रहा था और कांग्रेस अति आत्मविश्वास में थी। कांग्रेस से भरोसे में चल रही थी कि जो उन्होंने 20 साल की सरकार थी भाजपा की, तो उनको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी के जरिए उनको उसका लाभ मिलेगा। और दूसरा, मैंने बताया कि उन्होंने जो कुछ शुरुआती दौर पे कुछ घोषणाएं की थी, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके ऊपर वो अति आत्मविश्वास में कि हमको इसका लाभ मिलेगा। वहीं भाजपा का ये था कि भाजपा को 20 साल उनकी सरकार थी, तो उनका थोड़ा सा वैसा था कि उनको इस बार उम्मीद कम थी। मगर मैं कहीं ना कहीं मानूंगा कि जो भाजपा का मैनेजमेंट रहा अंतिम समय में, जो बीजेपी का मैनेजमेंट है, उसके कारण जो अभी हमें रुझान है, ये उसका ही परिणाम है कि बीजेपी को लगभग अभी वोट शेयर, जो मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 48 से 49% अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, उसमें बीजेपी का वोट शेयर है। तो बीजेपी का ये वोट शेयर कहीं ना कहीं बड़ा है, तो उसमें निश्चित रूप से 20 साल तक बीजेपी की यहाँ सरकार रही, उसके बाद भी अगर ये जो रुझान है परिणाम में बदलते हैं और 25 साल यदि सरकार रहती है, तो वाकई ये काबिले तारीफ है। और उसके लिए मैं कहीं ना कहीं बीजेपी का मैनेजमेंट है जो अंतिम समय में, उसको कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ। शरद विकास जी, आप इस बात से डिनाई नहीं करेंगे कि मुझे लगता है 5 राज्यों में चुनाव होने थे और बीजेपी ने सबसे ज्यादा मेहनत मध्य प्रदेश में की है, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं खुद इस बात को मान रही थी कि शायद इस बार मध्य प्रदेश को गंवाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल गरिमा जी, बिल्कुल। बीजेपी के जो शुरुआती दौर में मैंने आपसे कहा कि नेताओं को ये था कि इस बार शायद एमपी गंवाना पड़े, और इस कारण आपने देखा होगा कि अंतिम समय में कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा ढीली पड़ी। हाँ। उनके प्रचार में जमीनी रूप से उनके कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं दिखा। और जैसा मैंने आपको बताया कि अति आत्मविश्वास उनको ये था कि 20 साल से भाजपा की सरकार है, तो हमें निश्चित रूप से इस बार उसका लाभ मिले। अब अंतिम समय में जैसे ग्वालियर वाला जो हमारा एरिया है, वहां भी उनको ये उम्मीद थी। लास्ट टाइम जो सिंधिया के साथ जो कुछ लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो उनको लग रहा था कि वहां भी सीट वितरण होगी और वहां भी उनको कुछ सीटों का लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो मैंने बताया आपको कि जो यहाँ अंतिम समय में भाजपा ने पूरी जान लगा दी थी। अमित शाह खुद जबलपुर आए थे, जबलपुर में उन्होंने रोड शो किया था और 1 महीने में 2-2, 3-3 बार यहाँ पे आए, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और मोदी जी का भी एमपी में विशेष उन्होंने ध्यान दिया। तो ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ कि ये सब जमीनी रूप से भाजपा ने अंतिम समय में काफी कड़ी मेहनत की और ये उनके मैनेजमेंट का ही नतीजा है कि जो आज हमको ये रुझान दिख रहा है, यदि ये परिणामों में जाते हैं तो निश्चित रूप से ये बीजेपी का जो मैनेजमेंट है और अंतिम समय में जो कड़ी मेहनत की है वहां के वरिष्ठ नेताओं ने, इन्होंने कई सभाएं ली, रोड शो किए और कांग्रेस अंतिम समय में कहीं ना कहीं थोड़ा पिछड़ती नजर आई और ढीली पड़ी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रियंका गांधी शुरुआत में जमीन पर आई थी, उन्होंने घोषणा की थी, उन्हीं के बाद कोई बड़ा नेता या जमीनी रूप से कुछ ऐसा दिखा नहीं जो कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एकजुटता दिखी, उनका मैनेजमेंट दिखा। तो मैं कहीं ना कहीं ये चीज को मानता हूं कि अगर ये परिणाम बदलते हैं और 25 साल फिर हो जाएंगे अगर परिणाम आते हैं बीजेपी की सरकार को, तो इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का मैनेजमेंट और उनके रुझानों की बात करें, देखिए शरद जी, तो 156 पर बीजेपी है और 71 पर कांग्रेस। मुझे लगता है कि अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा अगर नतीजे आएंगे तो। शरद जी, ठीक है, शायद शरद जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगी प्रदीप आजाद जी का। प्रदीप जी, गुटबाजी तो कहीं ना कहीं थी ही, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जैसे काफी मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान एक शब्द हमने सुना, वो था लाल डायरी। और वो लाल डायरी में मुझे लगता है एक बड़ा हथियार रही और प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र कई बार किया।
देखिए, ये जो लाल डायरी वाली जो कहानी है, हम्म। ये लाल डायरी दरअसल अब कांग्रेस के लिए ही एक खतरे वाला निशान साबित होने लगी। बिल्कुल। लाल डायरी वाला जो राजेंद्र गुढ़ा ने जिस तरीके से विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, हम्म। कांग्रेस के कुछ नेताओं के उसमें अंदर राज दफन होने की जो बात की थी, वही उसका असर कहीं ना कहीं नजर आया है। लेकिन ये इन्हें एक सियासी पैतरा अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। देखिए, तमाम जब इलेक्शन होता है, किसी भी स्टेट का इलेक्शन हो, नेशनल इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन होता है, तो आरोप प्रत्यारोपों के दौर जरूर चलते हैं। ये तमाम उसी का एक हिस्सा है कि यहां पर इसी वजह से कुछ उन लोगों को टिकट भी नहीं मिले जो उस लाल डायरी के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे या उन पन्नों में फंसे हुए थे। वो पन्ने भी अभी हालांकि पूरी तरह उजागर नहीं हुए कि असल में उस लाल डायरी की कहानी क्या रही थी, केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा। लेकिन यहां पर अब लाल डायरी कोई बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि इस इलेक्शन में कोई बहुत ज्यादा मायने रखती हो। यहां पर मायने रखा है एक तो जो परंपराएं जो चलती हैं कि हर 5 साल में कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, एक तो ये जो रिवाज जो चल रहा था, ये रिवाज मुझे लगता है कि वाकई कायम रहने वाला है, यानी राज फिर बदलने वाला है। इस हिसाब से यहां पर दूसरी बड़ी चीज कि जो तमाम जो दिग्गज नेता हैं, और अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, उन रुझानों को देखते हुए जो दिग्गज नेता अभी तक बैक फुट पर नजर आ रहे हैं, उन्हें भी इस बात को देखना होगा कि आखिर उनकी वजह क्या रही। चाहे वो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम हो, चाहे यहां पर प्रताप सिंह खचरियावास का नाम हो, ये तमाम वो दिग्गज नेता हैं जो लगातार चर्चाओं में रहे, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों। लेकिन अगर उन्हें भी बैकफुट पर आना पड़ा है अभी तक के रुझानों के मुताबिक, तो यहां पर कांग्रेस को भी सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और बीजेपी को भी सोचना होगा कि आखिर यहां ऐसा क्यों हुआ। दरअसल यहां जो पूरा जो माहौल चला है, और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दौरे रहे, जयपुर में जो उनका रोड शो रहा, और सबसे बड़ी बात देखिए आप कि जयपुर के रोड शो के दौरान उन्होंने शहर की 10 विधानसभा इलाकों को तो साधा, लेकिन उनके रथ पर कोई भी प्रत्याशी मौजूद नहीं था सिवाय बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी। तो मैसेज उन्होंने यहां भी काफी कुछ दिया है। और ताजा अपडेट ये कि अब जयपुर जो बीजेपी का ऑफिस है, यहां पर ढोल नगाड़े बजना शुरू हो गया है। यानी अब बीजेपी के राजस्थान में 105 सीटें बीजेपी के पास है, कांग्रेस 71। तो साफ तौर पर अगर हम बात करें, एंड तक आते आते बहुत ज्यादा डिस्टेंस ये क्रिएट नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और बीजेपी मध्य प्रदेश की बात करें तो 156, तो मुझे लगता है ये आंकड़ा भी छू पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है, 45 पर कांग्रेस है और बीजेपी 43 पर है। तो मुझे लगता है ये बहुत कम मार्जिन है। प्रदीप जी। जी, आपका सवाल दोबारा दोहराएं, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। जी, मैं ये बात कर रही हूँ कि राजस्थान में देखिए 104 सीटों पर बीजेपी है, कांग्रेस 72 पर है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा आंकड़े को पार कर पाना मुश्किल है कांग्रेस के लिए भी। और मध्य प्रदेश में 156 सीटों पर है बीजेपी, छत्तीसगढ़ भी लगातार, लेकिन ये आंकड़े चेंज हो रहे हैं। देखिए, ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि अभी 11 बज चुके हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले 1 घंटे में 12 बजे तक बिल्कुल स्थिति क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ जगह पर जो वोटों का जो मार्जिन है वो बहुत कम है। अब वो, क्योंकि क्या होता है कि जब अलग अलग बूथ का ईवीएम जब ओपन होता है, और वहां पर कई बार ऐसा होता है कि किसी एक बूथ पर अगर मान लीजिए वहां पर 5000 वोट है, और वो 5000 वोट में से अगर 4000 किसी भी पर्टिकुलर एक पार्टी के अगर वहां पर निकल गए, या उस इलाके से जुड़ी हुई वहां पर वो पार्टियां हों, तो थोड़ा सा मार्जिन वहां पर दखलंदाजी कर सकता है, वो गैप हो सकता है। तो अभी थोड़ा सा रुकने का वक्त हो गया। अभी हम बिल्कुल साफ तौर पर इस चीज को
नहीं कह सकते कि जहां पर मार्जिन कम है वहां पर कवर नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ खुलनी मशीनें अभी खुलनी बाकी हैं। 1 घंटे का इंतजार कीजिए, 1 घंटे में तमाम चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये साफ है कि राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिलने वाला है और उसी की तैयारियां चल रही। बिल्कुल। मैं यहाँ पर राघवेंद्र जी का रुख करना चाहूंगी। राघवेंद्र जी, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 48 पर बीजेपी और 40 पर कांग्रेस। अभी मैं जब प्रदीप जी से बात कर रही थी उस वक्त ये आंकड़ा कांग्रेस की तरफ था और बीजेपी पीछे चल रही थी, और उनसे बात करते करते ये आंकड़ा तुरंत बदला और बीजेपी 47 हो गई और कांग्रेस 41 पर है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जनता नाराज नजर आई, बीजेपी से भी नजर आई और कांग्रेस से भी नजर आई। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए, नोटा का बहुत इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस बार वोट प्रतिशत ज्यादा रहा, लेकिन फिर भी हमने देखा कि कई बारी जनता को कहीं ना कहीं ये नक्सलवाद, जो नक्सली हमले भी हो गए वोटिंग के दौरान, ये सारी चीजों ने भी काफी इफेक्ट किया है। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन आपने देखा हो माननीय प्रधानमंत्री जी अचानक रांची जाते हैं, बिरसा मुंडा वाले उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। हाँ जी। और वो तरीके से आदिवासियों नक्सलियों के बीच एक अपनी पैठ बनाने का उन्होंने जिस तरीके से लोगों के बीच, जनमानस के बीच में एक स्थान सा दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जिसको लोग समझ नहीं पाए। बिरसा मुंडा को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के तमाम ऐसे क्षेत्रों में, और उसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला, तो तमाम ऐसी जगहों पर बिरसा मुंडा को लेकर के और जो तमाम बातें कही गई, तो मैं समझता हूँ कि वो उनका एक मास्टर स्ट्रोक था और उसको कहीं समझने में बीजेपी जो है कामयाब रही है। और कांग्रेस वो तमाम स्कीमों को लेकर के कि नहीं, हमारा जो चल रहा है और तमाम जो किसानों की योजनाएं हैं, किसानों को लेकर के खासतौर पर वहां पर मैच फंसा हुआ था कि भाई कौन कितने MRP देगा। तो ये तमाम चीजें जो रही छत्तीसगढ़ की, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के और जिस तरीके से बीजेपी ने अपना नजरिया बदला, रमन सिंह जी को लेकर के अंतिम समय से पहले उन्होंने अपने डैमेज कंट्रोल को ठीक किया। तो बीजेपी के जो योजनाएं थी वो लास्ट को कुछ और थी, और अंतिम समय में जो उन्होंने देखा तभी जिस तरीके से बात चल रही है, तभी तब राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद के साथ साथ हिंदुत्व का जो एजेंडा था वो उतना कामयाब होता नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि महंगाई की बात लोग उठा रहे थे, लोग आम जनमानस भ्रष्टाचार की बात उठा रहे थे। लेकिन ये भ्रष्टाचार और महंगाई तमाम जो मुद्दे हैं, आम लोगों को लग रहा था कि आम जनता के बीच में इसका बहुत व्यापक असर होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ हिंदुत्व का जो कार्ड बीजेपी के अंदर है, तो राम जन्मभूमि मंदिर बन गया, काशी मंदिर बने जा रहा है, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी विचार में लगाया गया। तो ऐसी सीटों पर भी छत्तीसगढ़ की नाराजगी को रोकने का काम बड़े पैमाने पर किया गया। राजस्थान में जो घटनाएं हुई महिलाओं को लेकर के, लाइन आर्डर को लेकर के, कांग्रेस उतनी गंभीर नहीं दिखी। नूपुर की घटनाएं और उसको लेकर के आपने देखा हरियाणा में जिस तरीके से कटकों में नाराजगी दिखी, तो ऐसा ठीक है राघवेंद्र जी, माफी के साथ आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इसी बीच दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर, तेलंगाना में स्पष्ट बहुमत की ओर कांग्रेस। बड़ी खबर आपको बता रहे, छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। MP रुझान में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में भी रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और तेलंगाना में स्पष्ट बहुमत की ओर कांग्रेस। MP रुझान में बीजेपी को 2/3 बहुमत। राजस्थान में रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। तेलंगाना में स्पष्ट बहुमत की ओर कांग्रेस और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात करें तो 50 सीटों पर बीजेपी है और 39 पर कांग्रेस। हालांकि ये आंकड़ा लगातार बदल भी रहा है, तो छत्तीसगढ़ में अभी किसकी सरकार बनेगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल राजस्थान में बीजेपी जरूर बहुमत की ओर आगे
बढ़ रही है। बीजेपी 157 पर है और तेलंगाना में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ कांग्रेस को नजर आ रहा है। राघवेंद्र सिंह राजू जी लगातार हमारे साथ बने हुए। राघवेंद्र जी, अगर हम बात करें यहाँ पर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की, तो देखिए 3 राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ को अगर हम इंक्लूड कर लें, क्योंकि अभी फिलहाल बीजेपी 50 पर है और कांग्रेस 47 पर, तो बीजेपी बढ़त बना रही है। लेकिन मैं ये कहीं ना कहीं हमें कांग्रेस को ये बात समझनी होगी या अन्य राजनीतिक दलों को ये बात समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है वो काफी स्ट्रांग है। उनके आपस में गुटबाजी भी होती है, लेकिन वो गुटबाजी को जिस तरीके से कंट्रोल किया जाता है या जिस तरीके से उनका संगठन इस पर काम करता है, मुझे लगता है ये बड़ी वजह है कि बीजेपी को जीत मिलती है। और ये अपना जो अन्य राजनीतिक दल है या कांग्रेस है, ये अपनी गुटबाजी को कंट्रोल नहीं कर पाते और ये कहीं ना कहीं हावी होने लगता है। अगर हम सचिन पायलट, अशोक गहलोत की बात करें तो देखिए अशोक गहलोत का अपना अलग एक वो रहा, उन्होंने जिस तरीके से अपना एक ऑरा क्रिएट किया और हमने देखा कि कितना घमासान कि ये ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत पार्टी छोड़ देंगे, तमाम चीजें हमने देखी और ये अशोक गहलोत कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए नजर आ रहे थे। और ये चीज बीजेपी में नहीं है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो इनका मैनेजमेंट और संगठन इतना ठीक तरीके से काम करता है और वहां पर लोग, संगठन इतना डिसिप्लिन के साथ काम करता है। यही वजह है कि आज चुनावी नतीजों में इतना फर्क साफ तौर पर हम देख रहे हैं। बात अपनी जगह पर ठीक है। बीजेपी में कुछ मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है। इसके अलावा कई तरह से वो जो जातिगत समीकरण बनते हैं, उन जातिगत समीकरणों में उन्होंने हमेशा तमाम मुद्दों को ऐसा शामिल किया कि आज आप देख रहे हैं कि जैसे महिला सशक्तिकरण को लेकर के अभी से तमाम प्रदेश में महिलाओं के कार्यक्रम बीजेपी 2024 को लेकर के आयोजित करने लगी। उनकी जो तैयारियां होती है वो अगस्त में होती है और हमारे जो गठबंधन के लोग हैं उनकी तैयारियां अंतिम समय तक वो आते आते बिखर जाते हैं। जिस तरीके से प्रारंभिक तौर पर जब लोकसभा का सत्र पिछला चल रहा था और महिला सशक्तिकरण का बिल लाया गया, बीजेपी रखी, सही मायने में मीटिंग पर चल उसके बाद आवाज सुनने लगा था कि इंडिया गठबंधन जो है वो आगे आकर राष्ट्र में आकर के बिखर गया और आपने देखा कि समाजवादी पार्टी और कमलनाथ के बीच जो तर्क हुए, इसका असर राजस्थान पर भी पड़ा है। प्रदेशों में भी इसका एक मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के टिप्पणी होने लगी। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ मैनेजमेंट सिस्टम है और इसके साथ साथ अपने नेता और नेतृत्व के प्रति उनकी जो आस्था है वो नहीं बदलती है। बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए साफ तौर पर हम ये देख पा रहे हैं कि इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। वापस आएंगे आपके पास, प्रदीप जी का रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, राजस्थान में अब ये आंकड़े काफी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। 98 पर बीजेपी और 78 कांग्रेस, एक बड़ा बदलाव हमने देखा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि अभी आंकड़े बदलते रहेंगे। अभी आने वाले 1 घंटे में कई चीजें यहाँ पर बदलाव होगा, लेकिन ये क्लियर माना जा रहा है कि सरकार बीजेपी की हो। लेकिन यहां पर एक सवाल खड़ा होता है, इलेक्शन से ठीक 6-8 महीने पहले कांग्रेस ने पब्लिक के लिए काफी योजनाओं का ऐलान, 7 गारंटी योजनाएं यहां पर लागू की गई। उन्होंने जो एंड टाइम पर लास्ट पीक आवर्स, पीक डेज में जो अपना घोषणा के साथ प्रदीप जी मैं आपको यहाँ पर रोकती हूँ, वापस आपके पास आएंगे। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में 9 मंत्री पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे, सीएम भूपेश बघेल को भी वोटों में मामूली बढ़ोतरी मिलती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में 9 मंत्री पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर नहीं है,
सीएम भूपेश बघेल को वोटों में मामूली बढ़त ही मिलती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी रुझानों में बहुमत की ओर है। छत्तीसगढ़ में 9 मंत्री कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 9 मंत्री पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी बात आपको हम बता दें। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वोटों में मामूली बढ़त ही मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि भूपेश बघेल मामूली बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। स्थिति थोड़ी देर में साफ होगी, लेकिन फिलहाल ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। 4 राज्यों में 3 राज्य बीजेपी के पाले में साफ देखे जा सकते हैं। और दिल्ली बीजेपी कार्यालय में आपको बता दें कि जश्न शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 6 बजे कार्यालय पहुंच सकते हैं। और दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक भी बुला ली है। तो कहीं ना कहीं रुझानों से नतीजों का अंदाजा लगना शुरू हो गया है। तो बीजेपी ने जश्न बनाना जहां एक और शुरू किया, तो वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुला ली है। 6 दिसंबर को बैठक होगी सभी विपक्षी दलों की। और 4 राज्यों में 3 राज्य सीधे सीधे बीजेपी की तरफ। और तेलंगाना में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में 9 मंत्री पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है। सीएम भूपेश बघेल को भी मामूली बढ़त ही वोटों में मिलती हुई नजर आ रही है। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। प्रदीप जी, अपनी बात को प्लीज आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर जो जिक्र चल रहा था कि इन तमाम जो योजनाएं जो लोगों के लिए अशोक गहलोत सरकार ने जो रखी थी, तो सवाल ये उठता है कि क्या उन योजनाओं से राजस्थान का वोटर प्रभावित नहीं हुआ? यहां पर ओपीएस स्कीम भी लागू की गई। यहां पर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो काफी खुश थे उस ओपीएस स्कीम को लेकर। उस सरकारी जो चिरंजीवी योजना, जिसे 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख तक का ऐलान कर दिया गया था कि अगर कांग्रेस आती है तो इस 25 लाख की सीमा को 50 लाख कर दिया जाएगा। ओपीएस स्कीम को यहां पर बात की गई थी। तो कहने का मतलब ये कि जो तमाम योजनाएं जो गहलोत सरकार ने यहां पर पब्लिक के बीच में पहुंचाई, सवाल कि क्या पब्लिक उन योजनाओं से खुद को जोड़ नहीं पाई? क्या उन्हें केवल एक चुनावी जुमला उन्होंने पब्लिक ने माना, या हमेशा की तरह जिस तरीके से एक बदलाव की जो कहानी राजस्थान में जो चलती है, सियासी बदलाव की जो कहानी चलती है, कि क्या पब्लिक का हमेशा से सोच यही रहने वाला है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी? कुल मिलाकर ये इस बार का साल 2023 का जो विधानसभा इलेक्शन है, जाहिर सी बात है कि राजस्थान में जो अभी तक का, जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, अभी तक का जो माहौल चल रहा है उसके मुताबिक यहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। अब फिर यहां पर सवाल उठेगा कि सीएम कौन होगा, क्योंकि देखिए सीएम क्लियर किया नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर कह चुके हैं कि आपको तो केवल कमल के निशान पर मोहर लगाई। लोगों ने कमल के निशान पर मोहर लगाई। अब समस्या होगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा अगर बीजेपी यहां पर बहुमत में आ जाती है, बीजेपी सरकार बनाती है। चलाओ यार इसको यार, देखने क्या अब जो जद्दोजहद जो चलेगी, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि अगर पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिलता है जो नहीं है उसको रोक के तो वसुंधरा राजे का नंबर आगे आ सकता है। लेकिन अगर यहां पर पूर्ण बहुमत राजस्थान की जनता ने दे दिया, तो क्या वसुंधरा राजे अगली सीएम होंगी, या मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में जब भी कोई दूसरा नेता संभालेगा? ये भी अभी एक यहाँ पर अगले आने वाले 1-2 दिनों में मुद्दा बन सकता है, और जिसकी शुरुआत आज लगभग अगले 2 घंटे बाद में ही शुरुआत हो चुकी होगी। इसी पर बहस होगी कि अब राजस्थान में बीजेपी में सीएम कौन होगा। लोकसभा चुनाव का एक ये बड़ा सेमीफाइनल है, क्योंकि अप्रैल मई में राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव, तमाम जगह लोकसभा जो चुनाव होंगे,
ये एक बड़ा सेमीफाइनल माना जा रहा है कि, और ये भी ठीक बात है कि आप वसुंधरा राजे को दरकिनार नहीं कर सकते। बिल्कुल। कौन अगर खिलाएगा आपने इसको? उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की कौन? तो जो पिछली हाँ, बार फिर? जो 25 सीटें आई थी, इस बार जो राजस्थान में पूर्ण बहुमत अगर सरकार यहाँ पर बीजेपी बना लेती है, तो ये थोड़ा सा एक इंटरनल एक डिस्कशन वाला एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में सियासी जादूगर अशोक गहलोत को माना जाता है, ठीक उसी तर्ज पर केंद्र में भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है ये भी किसी बड़े सियासी जादूगर से कम नहीं है। और क्या कुछ होता है ये भी अगले 2-3 घंटे में साफ हो जाएगा। बिल्कुल, एंड मूवमेंट पे, क्योंकि जिस तरीके से बदलाव किए गए या जिस तरीके से चेहरे सामने लाए गए, वो दर्शाता है कि चाणक्य अमित शाह जी को अगर कहा जाता है तो वो गलत नहीं है। और लेकिन सियासी जादूगर अशोक गहलोत को कहा जाता था और उनका जादू फिलहाल राजस्थान में चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वापस आएंगे आपके पास और के न्यूज पर सबसे सटीक नतीजे हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कांचे की टक्कर है, फिलहाल बीजेपी 48 पर और कांग्रेस 41 पर है। और वहीं राजस्थान की बात करें तो बीजेपी 102 सीटें हो गई हैं और कांग्रेस 76 पर है। तेलंगाना में स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जरूर एक बड़ा फेरबदल हो रहा है छत्तीसगढ़ में। समय समय पर आपको बता दें कि अभी फिलहाल 1-2 घंटे में स्थिति साफ होगी, लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है और कांग्रेस को बड़ा झटका छत्तीसगढ़ में लग सकता है। तेलंगाना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 827 वोटों से आगे चल रहे हैं केसीआर। गजबेल से एक बार फिर आगे निकले केसीआर। 827 वोटों से आगे चल रहे हैं केसीआर। तेलंगाना की बात करें तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार ये आंकड़ों में फेरबदल साफ तौर पर देखा जा सकता है। राजस्थान में बीजेपी बहुमत की ओर स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी बहुमत को छूती हुई नजर आ रही है और बीजेपी कार्यालयों में जश्न मनाना भी शुरू हो गया है। रमन सिंह का भी बयान आया है और रमन सिंह ने कहा है कि बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जहां 41 सीटों पर आगे चल रही है तो वही बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और पाटन से आपको बता दें कि एक बड़ा अपडेट है कि सीएम भूपेश बघेल पीछे हो गए हैं। 484 वोट से पीछे चल रहे हैं भूपेश बघेल। राजस्थान के चूरू से राजेंद्र राठौर पीछे चल रहे हैं। चूरू से बीजेपी के राजेंद्र राठौर पीछे चल रहे हैं। हालांकि राजस्थान में अगर हम ओवरऑल बात करें तो बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि कमलनाथ फिलहाल आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 52 सीट पर आगे चल रही है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 37 सीट पर है। पाटन से सीएम भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। 9 मंत्री उनके पीछे चल रहे हैं। भूपेश बघेल 484 वोट से पीछे चल रहे हैं, हालांकि ये अंतर बहुत बड़ा नहीं है। चूरू से राजेंद्र राठौर पीछे चल रहे हैं। राजस्थान से
चुरू से राजेंद्र राठौर जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो पीछे चल रहे हैं। चुनावी रुझानों में कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में कांग्रेस के हाथ से राजस्थान जाता हुआ नजर आ रहा है और छत्तीसगढ़ भी, और रुझानों में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि जो गठबंधन बनाया गया था उस गठबंधन का भी कहीं ना कहीं उसका असर नहीं देखने को मिल रहा है। गठबंधन जो लोकसभा के लिए बनाया गया था और बीच बीच में जो कहासुनी हुई वो भी किसी से छुपी नहीं है। और झालरपाटन से आपको बता दें कि वसुंधरा राजे आगे चल रही हैं और करीब 29,863 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है। शिवराज सिंह चौहान करीब 32,000 वोट से आगे चल रहे हैं। राजस्थान से जहां वसुंधरा राजे जिन्हें एक सीएम कैंडिडेट भी आप मान सकते हैं, वो 29,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वहीं एमपी की बात करें, शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री भी हैं और वो करीब 32,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं, फिलहाल 484 वोट से पीछे हैं और यह आंकड़ा बहुत जल्दी कम होगा। हमारे साथ हैदर खान जी जुड़ चुके हैं मंदसौर से। हैदर खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनावी रुझानों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि बीजेपी 3 राज्यों में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह के रुझान सामने आए हैं, इसी रुझान का मंदसौर की अगर बात करते हैं तो मंदसौर की 4 विधानसभा सीट हैं जहां पर लगातार 3 पर लगातार भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी लगातार बढ़ती यहाँ पर सामने। अभी हालांकि 4 राउंड हुए हैं और अभी 16 राउंड और बाकी है। और वहीं मंदसौर विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर 97 वोटों से विपिन जैन यानी कांग्रेस के प्रत्याशी 97 वोटों से यहाँ पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं। बात करते हैं नजदीकी विधानसभा क्षेत्र की, जगदीश देवड़ा जो कि वित्त मंत्री हैं, वो 56 वोटों से लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, जनता का क्या रिएक्शन आ रहा है हैदर जी? जी बिल्कुल, मैं बात करूंगा जिस तरह से ये हमारे साथ यहाँ के गांव के हैं, किसान हैं, यहाँ पे कुछ पार्टी पॉलिटिक्स के समर्थक यहाँ पे खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? चाहते हैं मोहनवाड़ा विधानसभा 226 से हैं और हमारे इधर 7,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी तो जिस तरह सुना है आपने लगातार यहाँ पर क्या कहेंगे? जी और हमारे मंत्री जगदीश देवड़ा ने जो विकास कराया तो विकास में जनता ने मोहर लगाई है और जो विकास हुआ है, ऐतिहासिक विकास हुआ है, चाहे वो चंबल से पानी लाने का हो, उस पर लोगों ने वोट किया और लाडली बहना का एक बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, यहाँ पर विकास की बात और लाडली बहना का एक बड़ा जो इफेक्ट यहाँ पर सामने तौर पर देखा गया है कि जो लाडली बहना की जो योजना है, उस योजनाओं का जितना कितना यहाँ पर असर मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, वही असर मंदसौर के विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम अगर बात करें मंदसौर की, यहाँ पर फिलहाल क्या अपडेट है, यहाँ पर सीटों पर क्या अपडेट है? और अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मामा को जनता ने जनादेश दिया है और ये लाडली योजना जो है, मुझे लगता है एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुई है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, लाडली बहना योजना जो मील का पत्थर साबित हुई है, जिस तरह इसका साइड इफेक्ट किस तरह से इस तरह के रुझान सामने आए। हालांकि ये भी चौथा राउंड हुआ है और इस चौथे राउंड में जो साफ तौर पे जो नजर आ रहा है, अगर सुहासा विधानसभा की बात करते हैं तो वो भी लगभग 5,000 से बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस के राकेश पाटीदार से बात करते हैं गरुड़ विधानसभा की तो वहाँ सुभाष सोसिया कांग्रेस के, वहीं चंद्र सिंह सिसोदिया भी हैं, वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। तो इन 4 ही विधानसभा सीटों में से 3 पर को भाजपा की बढ़त बनी हुई है और एक पे कांग्रेस 97 वोट से आगे चल रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर कितने समर्थक यहाँ पर लगातार यहाँ पर जश्न बना रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और जो रुझान सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट, जहां पर 230 विधानसभा पर लगातार भाजपा की बढ़ोतरी देखी जा रही है, कई जगह कांग्रेस के नतीजे आगे बढ़ते जा रहे हैं।
मंदसौर विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर विपिन जैन मंदसौर विधानसभा, जो कि विपिन जैन यहाँ पर यानी कि 97 वोटों से आगे बढ़त बनाए हुए हैं यशपाल सिंह सिसोदिया से। ठीक है, रायपुर से राजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बिलासपुर से है, माफ कीजिएगा, और यहाँ पर बढ़त बनाती हुई अगर हम बात करें तो बीजेपी नजर आ रही है। सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, अगर मैं बता दूं मैं कि छत्तीसगढ़ में जो शुरुआती रुझान जो कांग्रेस के पक्ष में आ रहे थे, अब वो पूरी तरह से बदल गए हैं। लगभग 51 सीटों पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बना ली है, जो कि बड़ी बढ़त है और लगभग सरकार की बनाने की ओर ये अग्रसर है। यहाँ बता दें कि रायपुर के 7 विधानसभा जो है वो में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। सिर्फ एक कांग्रेस प्रत्याशी जो है शिव डहरिया जो है जो आरंग से आते हैं, उन्होंने बस अपनी लीड की हुई है। बाकी 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बना के रखी हुई है। मोहन अग्रवाल के अलावा वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। राजेश मूणत जो है वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। विकास उपाध्याय की जो कांग्रेस के कद्दावर प्रत्याशी थे, उनसे उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वो इस बार फेल कर गया। जी, आपको ये बता दूं कि एक सबसे बड़ी जो यहाँ पर निकल कर आ रही है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं अपनी सीट में अभी जो है अभी तक के पीछे नजर आ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। संजय सोनी वरिष्ठ पत्रकार एमपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सोनी जी, एमपी की बात करें यहाँ पर तो एक कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में भी डर था कि कहीं ना कहीं ये सरकार शायद इस बार नहीं बन पाएगी एमपी में, और सबसे ज्यादा मेहनत बीजेपी ने एमपी में की, और कहीं ना कहीं नतीजतन आज हम देख रहे हैं कि तस्वीर बिल्कुल साफ है कि जो कांग्रेस है वो पीछे नजर आ रही है और बीजेपी साफ तौर पर बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आ रही। संजय सोनी जी, संजय जी, बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, तो 4 राज्यों में चुनावी नतीजे आपके सामने हैं और फिलहाल रुझानों में बीजेपी 3 राज्यों में बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और तेलंगाना में स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। के न्यूज आपको पल पल अपडेट देता रहेगा। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। 4 प्रदेश और किसी जनादेश को लेकर लगातार महाकवरेज के न्यूज इंडिया पर जारी है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इसी बीच एक अहम जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, राजस्थान में 111 सीटों पर फिलहाल बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है और अलवर के तिजारा में मतगणना रोक दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, मतगणना रोकी गई है। कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत पर काउंटिंग को रोका गया है। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी जानकारी राजस्थान के अलवर से सामने आ रही है, जहां पर मतगणना रोके जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से फिलहाल आपको बता दें कि देखिए, बीजेपी ने 110 सीटों के साथ में रुझानों में बढ़त बनाई हुई है। 71 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमटती हुई राजस्थान में दिखाई दे रही है। अलवर के तिजारा की बात करें तो मतगणना को रोक दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अलवर के तिजारा में मतगणना रोकी गई है। कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से शिकायत की गई थी, जिसके बाद काउंटिंग रोक दी गई है। क्या वजह थी वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल बड़ी जानकारी राजस्थान से, जहां पर काउंटिंग रोके जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि पूरी अगर बात करें आज राजस्थान के मतगणना की, तो साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि राजस्थान में सीधे तौर पर 110 सीटों के साथ में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस पार्टी को पछाड़ते हुए राजस्थान 110 सीटों पर रुझानों में बहुमत पर नजर आ रही है और अब मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में रुझानों में अब तक के देखा जा रहा है। लेकिन ये रुझान पल पल बदल रहे हैं। कितना अपडेट होगा इन रुझानों में वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल राजस्थान से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, राजस्थान में बीजेपी को यहां पर बहुमत रुझानों में मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 71 सीटों पर कांग्रेस पार्टी रुझानों में पीछे होती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ 71 सीटों पर आगे है, जबकि छत्तीसगढ़ में देखिए बीजेपी अब तक पीछे चल रही थी, लेकिन अब बीजेपी यहां पर 49 सीटों के साथ ही आगे बढ़ चुकी है और रुझानों में आगे नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की बात कर ले तो साफ तौर पर 141 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों जगहों पर बीजेपी आगे बढ़ते हुए फिलहाल रुझानों में नजर आ रही है।
है और बीजेपी की ओर से बड़े बयान भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल राजस्थान से बड़ी जानकारी, जहां पर अलवर के तिजारा सीट पर मतगणना रोके जाने की बात सामने आई है। कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से शिकायत की गई थी, जिसके बाद फिलहाल के लिए काउंटिंग को रोक दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। काउंटिंग को रोके जाने की बात सामने आई है। शिकायत कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से की गई। कांग्रेस प्रत्याशी ने यहां पर शिकायत की थी, यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ में मौजूद थे। राजस्थान से सुनील कस्बा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राजस्थान का अपडेट लेंगे। सुनील, अलवर के तिजारा सीट पर फिलहाल काउंटिंग रोके जाने की बात सामने आई है क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। क्या वजह थी, कोई अपडेट है इस पूरे मामले से जुड़े आपके पास? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, राजस्थान के जो अलवर से तिजारा है वहां पे फिलहाल है वो काउंटिंग रोक दी गई है क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उन्होंने आपत्ति जताई है। हाँ। ईवीएम में गड़बड़ी का मामला है वहां पे सामने है और उसके बाद में आपत्ति जताने के बाद में निर्वाचन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी उन्होंने है इसको रोक दिया और जो भी गलतियां जहां पे हो रही है उसको बीजेपी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों वहां पे मौजूद है और उसका समाधान है। बिल्कुल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक, निकाला जा रहा है। ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो 118 सीटों पे कांग्रेस है वो बढ़त। हाँ बोलिए, सुनिए। आवाज आ रही है? जी बोलिए, कंटिन्यू करें। बिल्कुल, ऑल ओवर राजस्थान की अपन बात करें तो 118 सीटों पे बीजेपी है बढ़त बनाई हुई है और 68 सीटों पे है वो कांग्रेस है ने बढ़त अभी बनाई हुई है और अन्य जो दलों की बात करें 16 सीटों पे है अन्य दल है उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। जयपुर की अपन बात करें तो जयपुर के अंदर हवा महल है, वहां पे है कांग्रेस के प्रत्याशी आर तिवारी है वो 703 वोटों से है भी आगे चल रहे हैं। उनके सामने बीजेपी की बाल मुकुंद आचार्य है वो उनसे पीछे चल रहे हैं। अपन बात करें विराटनगर की बात करें तो वहां से बीजेपी की प्रत्याशी और राजसमंद सांसद दिया कुमारी है वो 17,000 वोटों से वो आगे चल रही है और सीताराम अग्रवाल उनसे कांग्रेस के प्रत्याशी वो पीछे चल रहे हैं। झोटवाड़ा की अपन बात करें तो यहाँ पे एक रोचक मुकाबला है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि बिल्कुल, देखिए अलग अलग सीटों पर जो है रुझान जो है सामने आ रहे हैं। आपके पास आएंगे, अपडेट लेंगे और मेहमान भी हमारे साथ में। ठीक है, उनके सामने कांग्रेस ठीक है, आपके पास लौटते हैं सुनील। उससे पहले और मेहमान राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेंगे। हनुमंत जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हनुमंत राम, स्वागत एक बार फिर से सर आपका के न्यूज इंडिया पर। हनुमंत जी, रुझान जो है वो अब बहुत वक्त हो चुका है क्योंकि लगभग आधा घंटा बचा है, जिसके बाद 12 बज जाएगा, यानी 4 घंटे लगभग पूरे होने को है मतगणना के। अब आप रुझानों को क्या नतीजों में तब्दील होते जो अभी दिखाई दे रहे हैं आपको लग रहा है या अभी भी कोई एकदम से चमत्कार होगा? क्योंकि अब हर जगह पर तेलंगाना को अगर हम छोड़ दें, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एक बड़े अंतर के साथ में रुझानों में बीजेपी बढ़त बना चुकी है। किस तरीके से देख रहे हैं फिलहाल? टाइमिंग पर ध्यान दीजिए और इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। रुझानों से अगर यही परिणाम में तब्दील होते हैं हाँ, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए बहुत सारे सबक हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि जो उनकी इलेक्शन स्ट्रैटेजी साउथ को लेके है, हाँ, कि कुछ गारंटियां देना, उन गारंटी के बलबूते पे चुनाव लड़ना, वो हो सकता है कि दक्षिण के राज्यों के लिए एक कामयाब स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में कम से कम ये जो रुझान और अगर यही परिणाम में तब्दील होते हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए अब वो गारंटी वाला जो एक उनकी स्ट्रैटेजी है वो कम से कम उत्तर भारत के राज्यों में काम नहीं कर रही है। पहला बात। दूसरी बात, अब कांग्रेस के लिए समय आ गया है कि वो इंदिरा गांधी के जमाने से जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मसलन राजस्थान में अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश में कमलनाथ, इनको मार्गदर्शक मंडल में भेजने का समय आ गया है और कांग्रेस को यंग वाइब्रेंट लीडर्स को लाना पड़ेगा इन प्रदेशों में। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हनुमान जी आप। राजस्थान में हम देख लें, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की यही लड़ाई कहीं ना कहीं है। इसके पहले के चुनावों में भी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने उसको संभालने की कोशिश की थी और इस बार भी वही किया। अशोक गहलोत की नाराजगी ऐसा लगता है कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं होती और ऐसा लगता है कि बड़ा नुकसान उनको दे जाएगी। इसी के चलते शायद सचिन पायलट को अब तक पीछे रखा गया। देखिए, इसीलिए आप देख रहे हैं कि जिन इलाकों में गुर्जर मतदाता प्रभावी हैं, वहां बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब नई लीडरशिप इन्फ्यूज करना होगा इन दोनों स्टेट्स में
क्योंकि आगे लोकसभा का भी चुनाव है, साथ में आ जाना। तो कांग्रेस को ये सोचना होगा कि मेरा तो हो गया 2 बार लीडरशिप चेंज की ठीक है। इन राज्यों में फ्रेम में हो गया, देखना मैं फ्रेम में हूं। बिल्कुल साफ तौर तीसरा पर जो- देखिए फ्यूचर के लिए आप एक आइडिया दे रहे हैं सर। मैं आपके पास लौटूंगी, माफी के साथ रोक रही हूँ और संवाददाता जुड़ चुके हैं, एक बार इनका अपडेट लेते हैं, इसके बाद आपकी बात पूरी हम सुनेंगे। और भी लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल रहे हैं। राजीव मिश्रा हमारे साथ में है रायपुर से। राजीव, क्या अपडेट है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब तक जो था रुझानों में वो कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही थी, अब लग रहा है कि भूपेश का खेल बिगाड़ने को कोई नया आ जाएगा। क्या खेल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि 49 के साथ में बीजेपी आगे हो गई और कांग्रेस को पीछे कर दिया रुझानों में। जी गरिमा, अभी तक बता दूं मैं 51 सीटों पर जो है अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बना के रखी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो शुरू से ही पीछे चल रहे हैं, वो अभी तक के जो है पीछे ही है। यहाँ 9 कद्दावर मंत्री जो है वो लोग तो वो पीछे चल रहे हैं। कुल मिलाकर अभी जो परिस्थितियां भी जो शुरू में कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रही थी, अब वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन भी था, नारा था कि बदलबो बदलबो छत्तीसगढ़ की सरकार बदलबो, अब ये लग रहा है कि वो उनकी नारे जो है वो सही साबित हो रहे हैं। और मोदी ने जो एक नया जो यहाँ पर अपना वो किया था कि 12,000 जो है सालाना महिलाओं को जो देंगे, वो एक 50 लाख महिलाओं को जो फॉर्म भराया गया था वो इस पर कारगर साबित होता नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में परिवर्तन सरकार नजर आती बिल्कुल परिवर्तन की बहार या बयार हम जो भी कह लें, सब कुछ नजर आ रही है। और भी विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाते हैं, आपके पास लौटेंगे। उससे पहले इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं, इसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसी बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर बड़ी जानकारी चुनाव से जुड़ी मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एमपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर छिंदवाड़ा से कमलनाथ 10,000 वोटों से आगे। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ रहा। देखिए भले ही बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं कमलनाथ को पीछे कर गई हो, लेकिन अपने गढ़ में मजबूती के साथ 10,000 वोटों के साथ में आगे चल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए तो 12,000 वोटों से नरोत्तम मिश्रा पीछे हो गए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 बड़े दिग्गज कमलनाथ एक तरफ जहां छिंदवाड़ा से आगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नरोत्तम मिश्रा फिलहाल पीछे हो गए हैं। बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से। हालांकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ पर कमल भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। छिंदवाड़ा में भले ही कमलनाथ बढ़त बनाए हो, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी काफी पीछे होते हुए रुझानों में नजर आ रही है। बीजेपी 140 के साथ बढ़त पर है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 88 सीटों के साथ में पीछे होती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं कुछ बड़े वादे रहे जिन पर विश्वास किया है बीजेपी के जनता ने, और वही चीज आज रुझानों में नजर आ रही है। फिलहाल इंतजार नतीजों का है, जब ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे उस पर देखना होगा कि तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है। फिलहाल मध्य प्रदेश से बड़ी जानकारी, 12,000 वोटों से नरोत्तम मिश्रा पीछे होने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस बार क्या कुछ होगा वो भी आपको हम बताएंगे। फिलहाल छिंदवाड़ा से कमलनाथ 10,000 वोटों से आगे है। पिछले 9 बार से लगातार यहीं से जीत मिलती आई है कमलनाथ को, और इस बार भी देखिए 10,000 एक बड़े अंतराल के साथ में वो अपने गढ़ पर मजबूती बराबर कायम किए हुए हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि जो प्रदेश है वो कहीं ना कहीं मुट्ठी से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 88 सीटों पर रुझान में पीछे हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, सिर्फ 88 पर आगे है यानी, और 140 पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। तो अंतर देखिए आगे होने का बहुत कम है, महज 88 पर आगे है कांग्रेस, और 140 यानी लगभग 60 सीटों का अंतर जो है वो हो चुका है, जो कहीं ना कहीं नुकसानदायक नजर आ रहा है। अच्छी खबर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही कांग्रेस के लिए। नरोत्तम मिश्रा 12,000 वोटों से पीछे हो चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको बताना इसी बीच मध्य प्रदेश चुनाव से। देखिए मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर जश्न मनाया जाना शुरू हो चुका है। बीजेपी दफ्तर के बाहर देखें तो मिठाइयां बट भी गई हैं कई जगह पर। इस सब पर हम लगातार बातचीत भी करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। राघवेंद्र सिंह राजू जी हमारे साथ में हैं, उनके पास जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक हैं राघवेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। ठीक है राघवेंद्र जी, देखिए मिठाइयां बन तो रही थी, अब तो बटने भी लगी हैं। बीजेपी खास तौर पर कई जगहों पर मिठाइयां खाना शुरू कर चुकी है, और मध्य प्रदेश में देखिए कमलनाथ पर कमल भारी पड़ गया। अब कमल बीजेपी का ही खिलता हुआ रुझानों में अब तक तो दिखाई दे रहा है कम से कम, क्योंकि रुझान बदलेंगे अगर आखिरी वक्त तक बदलते भी हैं, लेकिन बहुत कुछ कहे गए। शिवराज तो बधाई दे चुके हैं कार्यकर्ताओं को, जश्न मनना शुरू हो चुका है। क्या कहेंगे? कमलनाथ अपने गढ़ को तो खैर मजबूती से जीत रहे हैं, 10,000 वोटों से आगे ऐसा लग रहा है जीत जाएंगे, लेकिन पूरा प्रदेश मुट्ठी से निकलता हुआ दिख रहा है आपको। 2 सीटों की नहीं मैडम, बोल ले लो, एक पैर भी दर्द हो रहे हैं। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन है, जो हमारे
राजनीतिक विशेषज्ञ माननीय हनुमंत राव जी 2 कह सीटों रहे का था, रिजल्ट आ गया 2 सीटों। राघवेंद्र जी रोक रही हूँ। राघवेंद्र जी एक सेकेंड, सभी संवाददाताओं से मैं ये प्लीज कहूंगी कि आप लोग अपने आप को म्यूट रखें, जब हम आपके पास आए तभी अनम्यूट करें। आपकी आवाज के चलते बाकी मेहमानों की आवाज साफ नहीं होती है। प्लीज सुनील जी आप हमारे साथ में, आप प्लीज म्यूट कीजिए खुद को। राघवेंद्र जी अपनी बात को आप पूरा कंटिन्यू करिए। भाजपा के लिए तो सुखद अनुभूति है, क्योंकि भाजपा अपने जो बूथ मैनेजमेंट सिस्टम है और जिस तरीके से आक्रामक होकर शुरू से आखिर तक चुनाव लड़ती है, मैं समझता हूँ चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस आक्रामक शुरू तो रही है, लेकिन अपने अंतिम तौर पर जब जो आप देख रहे थे प्रत्याशियों का चयन हो रहा था, उसके बाद जो उनकी स्ट्रेटजी बनी, अब देख रहे होंगे कि आज जो स्थितियां बन रही हैं उनमें इंडिया गठबंधन के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। हनुमंत राव साहब ने बहुत स्पष्ट बात कही है। खास तौर से ये निश्चित तौर पर रहा कि जातीय गणना को लेकर के जो मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार जी ने चला था, दलित पिछड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा, और इसके बाद तमाम मुस्लिम मतों को लेकर के, लेकिन भाजपा अपनी जगह पे मैं समझता हूँ कि जो उनका राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का जो एजेंडा है, भले ही एग्जैक्ट में कुछ दिखा रहे हो कि भाई यहाँ पर जो मामला था भ्रष्टाचार, महंगाई और तमाम मुद्दे जो ज्वलंत थे, मैं ये मानता हूँ योजनाओं को लेकर के आपस में लड़ाइयां तो शुरू हुई और योजनाओं को लेकर के आपसी बात हुए, लेकिन उसके बावजूद भी ये आम मतदाता को रुझाने में कामयाब नहीं हो सके। ठीक है, मैं समझता हूँ आम मतदाता ये मानता है कि केंद्र में जो सरकार होगी, अगर प्रदेश में ही वो सरकार होगी, तो निश्चित तौर पर केंद्र से हमें ठीक है, यानी आप डबल इंजन वाली बात पर आप विश्वास दिखा रहे हैं। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे और हमारे साथ में और भी ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। ओपी यादव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। स्वागत सर आपका भी के न्यूज इंडिया पर। ओपी साहब, किस तरीके से देख रहे हैं आप इन रुझानों को? फिलहाल नतीजा नहीं कहेंगे, लेकिन रुझान में जिस तरीके का अंतर आ चुका है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव अब नहीं होगा। आप मान रहे हैं या अभी इंतजार आपको भी है बदलाव का? निश्चित तौर पर ये अभी तो रुझान है, लेकिन फिलहाल जिस तरह का परिदृश्य बन करके उभर रहा है, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उससे बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है। नतीजों में भी मेरे ख्याल से अमूनन नतीजे भी उधर ही बढ़ते नजर आ रहे हैं, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो है अंतर नहीं होना चाहिए और रुझानों के हिसाब से ही रहेगा। लेकिन ओपी साहब, अभी देखिए हनुमान जी हमारे साथ में थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अब बहुत बड़ा सबक मिलेगा अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं। क्या कुछ सबक होगा? क्या जो आइडिया हम आइडिया ही कहेंगे कि इन फ्यूचर के लिए उन्होंने कांग्रेस को एक आइडिया दिया कि भाई जो बातें लगातार कार्यकर्ता भी आपके कह रहे हैं कि अब यंग लीडरशिप चाहिए हमको, कहीं ना कहीं उन लोगों के हाथ में कमान देनी होगी। आपको लग रहा है कि उसके बाद कांग्रेस के दिन बहुरेंगे? ओपी साहब, ओपी सर, आवाज मिल रही है आपको? जी, आप क्या लग रहा है कांग्रेस को क्या सबक इससे लेना चाहिए? अगर ये नतीजों में तब्दील हो जाते हैं रुझान, तो क्या सबक सीखना चाहिए उससे? देखिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़े सबक की घड़ी है। आज के नतीजे बता रहे हैं, और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं इंडिया गठबंधन का जो रोड मैप था, जिसको लेकर के काफी कवायद कर चुका है छोटे दलों को मिला करके, और जो इंडिया गठबंधन की चर्चा थी लगातार, उसको कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप उस पर काम कर रही थी। मैं मानता हूं कि एक बार फिर से एनालिसिस करने की जरूरत है, और खड़गे साहब ने बैठक डाली 6 दिसंबर को, और जहां तक मैं मानता हूं, आप देखिए कांग्रेस की शुरुआती दौर से ही राजस्थान में एक जो बहुत मेजर फैक्टर काफी है, लेकिन एक जो मेजर फैक्टर है कि सचिन पायलट और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के बीच में जो सह और मात का द्वंद्व चल रहा था, उसका नतीजा परिलक्षित हो रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत पोजीशन में रही, और सदन में भी बहुजन समाज पार्टी के मेंबर मध्य प्रदेश में जाते रहे। उत्तर प्रदेश जो सटा इलाका है, खासकर यादवी डोमिनेटेड एरिया जो है, यहाँ समाजवादी पार्टी की अच्छी प्रेजेंस रही है। और जिस तरह गठबंधन को लेकर के, और लेकिन सर समाजवादी पार्टी तो कहीं मतलब खाता खुलता भी नजर नहीं आ रहा, और ऐसा लग रहा है कि नुकसान दे गए। लेकिन ओपी साहब, ऐसा लग रहा है कि तो नुकसान पहुंचा गए कांग्रेस पार्टी या बाकी लोगों को? ओपी साहब, निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, मध्य प्रदेश के
सापेक्ष में मैं बात कर रहा हूं। आप देखिए कि जहां उनके प्रभाव वाले क्षेत्र हैं उन नतीजों का अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो निश्चित रूप तौर पर देखेंगे कि बीएसपी के कैंडिडेचर की वजह से, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेचर की वजह से, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेचर की वजह से कांग्रेस को डेंट हुआ है। और चूंकि रणनीतिक तौर पर शुरुआती तौर से देखिए, एक ज्वाइंट जो कैंपेन होता है उसका सियासत में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और इंडिया गठबंधन की जो बात थी, तो इन 3 राज्यों को मैं मानता हूं कि कांग्रेस की लीडरशिप को इन 3 राज्यों के चुनाव को प्रयोग भूमि के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए था, और उससे उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता, उनके सहयोगी दलों का मनोबल बढ़ता, उनका खुद का मनोबल बढ़ता। इन 3 राज्यों में जो आप देखिए कि पिछली बार जब छत्तीसगढ़ के चुनाव हो रहे थे उस समय चूंकि जो वहां का सियासी मिजाज था छत्तीसगढ़ का, वो कांग्रेस की तरफ जा रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस अजीत जोगी साहब की पार्टी है, उनके 2 विधायक सदन में रहे हैं। मैं मानता हूं नतीजों में भले परिलक्षित ना हो, लेकिन कैडर का भी उपयोग किया जा सकता है। किसी के कैडर से राजनीति में बहुत ज्यादा नतीजों को परिभाषित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से कांग्रेस को चाहिए था कि गठजोड़ या फिर विलय की बात किया जा सकता था। कांग्रेस ने चूंकि अपना जो कोर वोट बैंक है, खासकर कांग्रेस जिस कोर वोट बैंक पर माइनॉरिटी, दलित और ट्राइबल बैकवर्ड पर जहां मॉडरेट आई और उसका खामियाजा कांग्रेस भुगतना पड़ा। कांग्रेस को सिरे से अपनी रणनीति को पुनर्भाषित करना पड़ेगा। नतीजों को रेखांकित करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की लीडरशिप 2024 के नतीजों का भी एक तरह से लिटमस टेस्ट था ये 4 राज्यों के जो आज नतीजे आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात थी। इस पर मंथन बिल्कुल मंथन करना होगा, कई सारे अलग अलग एंगल को भी ध्यान में रखते हुए, और जिस तरीके की बात हनुमान जी ने कही वो बहुत अहम हो जाती है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से। और ये जो बात उनकी ओर से कही गई है सिर्फ इस बार चुनावों में नहीं उठ रही है, बल्कि इसके पहले भी 18 में इस तरीके की चीजें हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने शायद भरोसा उतना नहीं दिखाया यंग लीडर्स पर अपने जितना होना चाहिए था। खैर, उस पर और भी जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले हमारे साथ में सुनील कसवा, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए, इनके पास जाते हैं। सुनील, क्या अपडेट है आपके पास, क्या पूरी जानकारी है फिलहाल? तो अभी बता दूं 199 सीटों में से 3 सीटों का है वो नतीजे सामने आ चुके हैं। दूदू को बाबूलाल नागर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जिला बनाया था, जो ग्राम पंचायत से सीधा डायरेक्ट जिला बना था, वहां से सुनील आवाज आपकी बाबूलाल नागर कांग्रेस की वहां से हार हो चुकी है। बीजेपी के विरोध जो भारतीय आदिवासी पार्टी है, आवाज आ रही है? हाँ सुनील, कंटिन्यू करें आप। मैं राजस्थान की आपको कि 3 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। दूदू को बाबूलाल नागर ने है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जिला ग्राम पंचायत थी, जहां से उनको सीधा जिला बनाया था, वहां से बीजेपी के प्रेमचंद बेरबा है वो जीत गए हैं। 84 विधानसभा सीट की बात करें तो वहां से राजकुमार रोत है वो भारतीय आदिवासी पार्टी से, उनको वहां से जीत मिली है। और पिंडवाड़ा आबू है, वहां से भी समाराम ग्रासिया है वो बीजेपी के प्रत्याशी रहे, वो वहां से जीत चुके। 3 जगह पे कांग्रेस की वहां पे हार हुई है। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे और अपडेट लेंगे। उससे पहले देखिए अलग अलग जहां पर हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं। ओपी यादव साहब के पास में एक बार फिर से जाते हैं, एक सवाल उनसे हम और कर लेते हैं। ओपी यादव साहब, देखिए आपने भी वही बात कही कि कांग्रेस पार्टी को प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने सारे प्रयोग कर डाले लेकिन वो उनमें भी हार गई, ऐसा लग रहा है। अभी तक छत्तीसगढ़ में एक उम्मीद की किरण बची थी, अब वहां पर भी वो किरण जो है पीछे होती हुई दिखाई दे रही है। 50 पर बीजेपी का रुझानों में आगे होना क्या लग रहा है, क्या कुछ है ये सब कुछ? देखिए छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में जहां जब 2018 के नतीजों से आप देखिए कि 2018 ये रणनीतिक भूल कहा जाएगा कांग्रेस की। 2018 के मैं स्टेट वाइज एनालिसिस कर सकता हूं। 18 के जब नतीजे आए, सिंधिया साहब को लेकर के ही कांग्रेस ने गलती शुरू की। जब आप यूथ लीडरशिप, यूथ आइकॉन की बात कर रहे हैं, तो सिंधिया साहब को लीडरशिप में एकोमोडेट करना चाहिए था। उनको पीसीसी प्रेसिडेंट की बात थी, पीसीसी प्रेसिडेंट कांग्रेस को दे देना चाहिए। वहां से एक लीडरशिप आप अपने साथ सहेज करके 2 कदम आगे चलते और फिर नतीजे आज दूसरे होते। दूसरी बात, मध्य प्रदेश को देखिए कि मध्य प्रदेश की जो लीडरशिप है, जिस तरह टिकटों का बंटवारा हुआ मध्य प्रदेश में, वहां पर कमलनाथ जी, सिंगल कमलनाथ जी का टेंडर था टिकट बांटने में। कहीं कहीं राजा दिग्विजय सिंह जी की चल गई होगी। बाकी आप जितने भी लीडर हैं, चाहे सुरेश पचौरी हो, चाहे अरुण यादव हो, चाहे सिंघार साहब हो, जितनी भी लीडरशिप है मध्य प्रदेश की,
किसी की टिकट वितरण में किसी की नहीं चली और एक मुखौटा तैयार किया गया कि बहुत अच्छा सा वातावरण बना हुआ है, सारे नेता एक हैं। आप शुरुआती दौर से चुनावी कैंपेन से देखिए और स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंगों से लगातार कांग्रेस को देखिए। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को पूरी तरह कमलनाथ जी को दे दिया। ठीक है, हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। आप छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में सिंहदेव साहब को आखिरी समय में चुनावी वर्ष में उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। देखिए गुटबाजी लगातार कांग्रेस में तीनों राज्यों में हावी रही। सचिन पायलट और अशोक गहलोत साहब के बीच का जो गजगरा था वो पूरी दुनिया ने देखा। मध्य प्रदेश में आप देखिए कि पहले चर्चा थी कि सारे नेता सुरेश पचौरी, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह राहुल और जयवर्धन सिंह, अरुण यादव, सारे नेता एक प्लेटफॉर्म पे हैं, लेकिन वो महज दिखावा था क्योंकि टिकट वितरण से ही चीजें खराब होना शुरू हो गई थी कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ में चुनावी वर्ष में सिंहदेव साहब को डिप्टी सीएम बनाया गया और सीएम की कुर्सी को लेकर के सरकार बनने से लेकर अंत तक गजगरा चलता रहा। कांग्रेस की लीडरशिप ये भांप नहीं पाई। और ठीक है, ठीक है सर। ओपी साहब आपकी आवाज कट रही है, ओपी साहब आपकी आवाज कट रही है, मैं आपके पास लौटूंगी। आप अपनी आवाज को एक बार दुरुस्त कीजिए। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। देखिए लगातार बड़ी कवरेज के न्यूज इंडिया पर जारी है। खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए सुनील कसवा हमारे साथ में है और इसके साथ ही एस हनुमंतराव जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, ओपी यादव जी हमारे साथ में लगातार बने हुए, राघवेंद्र सिंह राजू जी हैं और शरद विकास पांडे जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। 4 प्रदेश और किससे मिलेगा जनादेश को लेकर महा कवरेज के न्यूज इंडिया पर लगातार जारी है। फिलहाल इंतजार उस वक्त का है जब ये रुझानों के बाद नतीजों की तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल रुझानों में लगातार कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई और 3 राज्यों में लगातार बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल बात कर लें तेलंगाना की, तो यहां पर कांग्रेस को मजबूती 66 सीटों पर रुझानों में बढ़त के साथ नजर आ रही है।